अलग चीज़ों के बारे में देखा था। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था हमने कि माइक्रो और मैक्रो में हमने डिवीजन किया है उसको। दूसरा हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ इकोनॉमी की जो मैनेजमेंट है, जो रिसोर्स के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन देखा था। और उसमें मेनली हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर हमको ये पता चला था कि इंडिया में मेनली मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो काम कर रही है, और हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट किया था अपने कंट्री। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो वहां से आपको आइडिया लग गया था कि जो ट्रेड के बेसिस पर चीजें चलती हैं, ट्रेड के आधार पर चीजें, कि अगर एक कंट्री वर्ल्ड की दूसरी किसी भी कंट्री के साथ में या मल्टीपल कंट्रीज के साथ में अगर ट्रेड कर रही है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि उस कंट्री में या जिन जिन कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है हम बोलते हैं कि ओपन इकोनॉमी। और अगर किसी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम डेफिसिट में है, सरप्लस में है, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल मार्केट में ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही हम इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वहां पर फिर हम क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब कि कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर आपने देखा ना ट्रेड एकदम बंद था, तो जहां जहां पर ऐसी सिचुएशन थी वहां क्लोज्ड इकोनॉमी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे। थर्ड टाइप हमने डिस्कस किया था कि पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है। आप लोगों ने बताया था कि सर इक्वल इंपोर्ट और इक्वल एक्सपोर्ट तो वैसी चीजें होती नहीं है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लैक मनी पर बेस्ड इकोनॉमी होती है कि कंट्री में अगर व्हाइट मनी पर बेस्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो वो कंबाइंड फॉर्म में कंट्री की इकोनॉमी कहला रही है, और अगर ब्लैक मनी पर बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो वो कंबाइंड फॉर्म में कंट्री में ब्लैक मनी पे बेस्ड इकोनॉमी कहला रही है, जिसको हम कंट्री की इकोनॉमी के पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्यों? तो आपने देखा था कि एक साइड ये चल रहा है साथ ही साथ दूसरी भी चल रही, तो पैरेलल ही चलती है ना, साथ में ही चलती है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट मनी पर बेस्ड इकोनॉमी को उसने रिप्लेस किया हुआ है, नहीं, उसके साथ में ही ये चीजें होती हैं, इसलिए हम उसको पैरेलल बोलते हैं। और क्योंकि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पर, इसलिए हम इसको ग्रे इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही है? इसके बाद हमने डिमांड सप्लाई रूल वगैरह डिस्कस किए थे, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि डिमांड सप्लाई रूल में जो डिमांड और सप्लाई होगी वो किसी भी प्रोडक्ट मीन्स गुड्स या सर्विस कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सप्लाई के कंपेयर में अगर डिमांड कम हो जाए तो, समझ में आ रहा है? दूसरा रूल हमने देखा था थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, तो वहां पर हमने देखा था कि अगर प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड, और प्रोडक्ट के प्राइस में अगर डिक्रीमेंट होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड। सभी प्रोडक्ट में ये रूल एप्लीकेबल होता है? सभी प्रोडक्ट में? वेरी गुड। किसमें? वेरी गुड, गिफिन गुड्स कहते हैं। ठीक है, गिफिन गुड्स की कैटेगरी ऐसी होती है, गिफिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो नेसेसरी प्रोडक्ट आप समझ लीजिए, या फूड ग्रेन से रिलेटेड जो चीजें वो समझ लीजिए, तो वो गिफिन गुड्स जो होता है उसमें ये थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी नहीं चलती। इतनी भी महंगी हो जाए, जीवन जीने के लिए कंजम्पशन तो करना पड़ेगा, इसलिए गिफिन गुड्स जो है वो अपवाद स्वरूप है, उसमें ये थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी का रूल जो है वो लागू नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इसके बाद, हाँ, कल जो भी हमने पढ़ा उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो अगर तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं? आगे चलें, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, मैं अभी नोट डाउन करा दूंगा आपको थोड़ी देर में। उसके पहले हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2 ऑप्शन है हमारे पास में, या तो आप नेशनल इनकम पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में। देखिए टॉपिक जो है वो मेरे हिसाब से सीक्वेंस में हम लेके चलेंगे ताकि आपका बेस बनता चले ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में रटने जैसा कुछ नहीं है, चीजें जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को समझना है, कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में देना है। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे सब्जेक्ट बहुत आसान है, और रटने लगेंगे तो इससे गंदा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, रटने जैसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि चीजें जो है वो लिंक करके आपको बता सकूं, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पहले क्लियर होते चले, ताकि आगे जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर चीजें आसान हो जाए। 2 ऑप्शन है आपके पास में, उनमें से एक बता दीजिए, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। या तो हम नेशनल इनकम, जिसमें आप जीडीपी जीएनपी जैसे टर्म सुने होंगे आपने, हम वो पढ़ सकते हैं, और या तो हम महंगाई की बात कर सकते हैं, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी चीजों को देख सकते हैं। तो आपके पास में 2 चीजें हैं, आप बता दीजिए, हम वो स्टार्ट कर लेंगे।
दोनों ही बेस का काम करेगा, ठीक है। मेरे को दोनों बढ़िया लगता है। दोनों ही टॉपिक बढ़िया है मतलब। ठीक है, इन्फ्लेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो भी बेस है, ये ठीक है। ये लाइट तो ऑफ हो सकती है, ये वाली, ये सिर्फ ये वाली ऑफ कर दीजिए, कहाँ से होगी? अरे नहीं, इसको ऑन कर दीजिए, ये वाली बस ऑफ कर दीजिए, जलने दीजिए। नहीं, वो एक्चुअली वो फिर कैमरे के लिए। चलिए बात करते हैं, हाँ, बात करते हैं इन्फ्लेशन की। हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा स्फीति। सुने हैं, देखे हैं, समझ में आ रहा है कि महंगाई है या नहीं है? सर कैसी ही बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या है कि इन्फ्लेशन की हम बात करें, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीमेंट हो। अगर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रही है? इसी को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर गुड्स और सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये कंट्री में इन्फ्लेशन आया है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो है आ तो गया है, हमारे हिसाब से तो हर 2 दिन में इन्फ्लेशन आ जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन क्या हर प्रोडक्ट के प्राइस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम आम बोल चाल में क्या ये बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका प्राइस बढ़ गया है और इसका प्राइस ये बढ़ गया है यहाँ पर, तो ये इन्फ्लेशन आ गया, कैसा है क्या? इन्फ्लेशन हम तब, गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन के डेटा को तब बताती है जब वो कैलकुलेशन करती है ना। तो कैलकुलेशन करेगी, उसके बाद चीजें जो है वो सामने निकल कर आएंगी। हमारे पास में इंडेक्सेस है, हमारे पास में WPI CPI जो है वो काम करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो वहां से ऑफिशियल तौर पर ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन। लेकिन जब हम अपने लेवल पर बात करते हैं तो हमारे हिसाब से तो चीजों के महंगे हुआ तो यहाँ हम बोल देते कि अरे बहुत महंगाई आ गई और कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया। बात समझ आ रही है? लेकिन सही मायने में हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं कुछ चीजों की, जिसमें हम बास्केट सिस्टम का यूज करते हैं। तो आगे चलकर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन में आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ हम बोलचाल में क्या यूज कर रहे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अगर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे कि कंट्री में इन्फ्लेशन आया। अगर चीजें महंगी हो रही है तो हम क्या बोल देंगे कि इन्फ्लेशन आया। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज के बेस पे इसको क्या किया गया है कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बोला जाता है कि अगर 0 से 3% के रेट से किसी कंट्री में पर एनम इन्फ्लेशन है तो हम इसको नाम दे देते हैं क्या, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, घिसटना या रेंगना। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होगा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? उनके हिंदी नाम थोड़े गड़बड़ है ना, तो कोशिश करिएगा कि इंग्लिश नाम जरूर याद रखें। हिंदी नाम मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। दूसरा कहते हैं कि अगर 3 to 10% के रेट से इन्फ्लेशन है तो यहाँ पर बोल देते हैं क्या, वॉकिंग इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि जो रेट है वो क्या हो रहा है, थोड़ा हल्का स्पीड है ना। बात समझ में आ रही है? उससे भी तेज बढ़ रहा है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10 to 30% है, तो वहां क्या बोल दिया इन्होंने, रन अवे। रनिंग कौन बोल रहा है, रन अवे इन्फ्लेशन। और फोर्थ में अगर मान लीजिए कि 30% के ऊपर भी है तो वहां पर क्या बोल दिया जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो रेट के बेसिस पे इन्फ्लेशन की 4 अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। इंडिया में एक्स RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने रिकमेंडेशन में ये बोला था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा हो सकता है तब जब उस कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट एक लिमिट में रहे। और उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया था, उन्होंने 4% को आइडल माना और 4% को आइडल मानने के बाद में उन्होंने -2 और +2 का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये बोला कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी सही तरीके से तब चलेगी जब वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो 2% से और 4%
और 6%, इट मीन्स कि लोअर लिमिट 2% है और 6% हायर लिमिट है, तो 2% से 6% के बीच में अगर रहेगा तो इन्फ्लेशन सही चलेगा, कंट्री के लिए वो अच्छा है। अगर ये 2% के नीचे जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये 6% के ऊपर जाएगा तो भी प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये वाली एक लिमिट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब मैं WPI बताऊंगा आपको, तो वहां पर डिटेल में। ठीक है, किसी भी कंट्री में 0 to 3% के रेट से अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम नाम बोल रहे हैं क्या? क्रिपिंग इन्फ्लेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं घिसटती हुई मुद्रा स्फीति। ये सर नहीं बता रहे ना, ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नाम जरूर याद रखें। कोशिश करिएगा कि इकोनॉमिक्स का ना इंग्लिश के टर्म आसान है, हिंदी के टर्म थोड़ा मुश्किल है, तो हेडिंग जब भी आप डालें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आप मेंशन करें, तो आपको बाद में आसानी होगी चीजें। बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं घिसटती हुई मुद्रा स्फीति। इट मीन्स कि जो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है बहुत धीमी गति से हो रहा है। बात समझ में आ रही? यहाँ बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, मतलब चलती हुई मुद्रा स्फीति। इसके कंपेयर में थोड़ा सा ये फास्ट होगा। इसको बोलते हैं रन अवे इन्फ्लेशन, इसके कंपेयर में ये थोड़ा फास्ट होगा। और इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, इसके कंपेयर में ये जो है वो थोड़ा सा फास्ट होगा। बात समझ में आ रही है? इसके कंपेयर में ये चीजें जो है फास्ट होंगी। जनरली डेवलप्ड कंट्री की जब हम बात करते हैं ना, तो डेवलप्ड कंट्री में जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है वहां पर इन्फ्लेशन होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वहां पर इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 0 to 3% के आसपास रहता है। बात समझ में आ रही है? डेवलपिंग कंट्री और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो लगभग वॉकिंग इन्फ्लेशन में ही रहता है। तो हम देखते हैं कि पैरामीटर के आसपास ही हम वेरी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम में हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हम इसको क्रॉस कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? रेगुलेशन हो रहा है धीरे धीरे, अलग अलग टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसीज काम करती हैं, अलग अलग टाइम पे RBI रेगुलेशन करती रहती है, तो हम लगातार रेगुलेशन इस पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है, इंडिया में। रन अवे और हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में वॉकिंग इन्फ्लेशन को क्रॉस करके रन अवे इन्फ्लेशन आता है, इट मीन्स कि वो फेलियर की तरफ जा रही है। बात समझ में आ रही है? और अगर किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, इट मीन्स कि वो फेल हो चुकी है, बर्बाद हो गई है। फिर वही कि जितना ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, नोट प्रिंटिंग करने पड़ेंगे। वेनेजुएला ने अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले 10 लाख रुपए का नोट प्रिंट किया, पढ़ा है आप लोगों ने? इकोनॉमी फेल होगी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल होगा, धीरे धीरे श्रीलंका की हालत हो जाएगी कि राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल में पब्लिक नहा रही है। बस समझ आ रही है? तो इकोनॉमी जो है वो फेल होना चालू हो जाती है यहाँ से। क्लियर है? तो हाइपर इन्फ्लेशन बदतर स्थिति होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और ये बुरी स्थिति। इसलिए क्या होता है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन की लिमिट अगर क्रॉस हो रही है तो वहां से हर कंट्री की सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है। रेगुलेट कैसे करेंगे थोड़ी देर में आपको क्लियर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके मेनली 4 टाइप देखने को मिलते हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, रन अवे और हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आएगा तो वो उसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं। क्या क्या? एक है मेनली 3 कारण हो सकते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसको बोला जाता है मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। ठीक है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसको बोला जाता है लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं संरचनात्मक मुद्रा स्फीति। तो किसी भी कंट्री में गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे इनमें से कोई तीन में से कोई भी रीजन जो है वो काम कर सकता है। जैसे पहला रीजन क्या काम करेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आप क्या पढ़े हुए हैं, डिमांड सप्लाई रूल पढ़े हैं? क्या बोलता है डिमांड सप्लाई रूल? अगर प्रोडक्ट को खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो उस प्रोडक्ट के रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर गुड्स या सर्विस कुछ भी हो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसकी अगर सप्लाई डिमांड के कंपेयर में मैच नहीं हो पाएगी तो रेट क्या हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिमांड में इंक्रीमेंट के कारण अगर इन्फ्लेशन आता है तो वहां पर हम बोलते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हम बोलते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। बात समझ में आ रही?
सेकंड आता है आपके पास में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है। यहाँ पर चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जैसे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि नवरात्रि के उन 9 दिनों में फ्रूट्स के रेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में फ्रूट्स की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर कैसी सिचुएशन बन रही है ना कि डिमांड इंक्रीज हुआ है इसलिए रेट इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर यह माना जाता है कि लोग डिमांड करें या नहीं करें, उसके बावजूद भी रेट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। खरीदें या नहीं खरीदें उसके बावजूद भी रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो रेट बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर लोग खरीद ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर रेट बढ़ कैसे रहे। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि ये मार्कर है ना, इस एग्जांपल क्या ये है मार्कर, ठीक है मार्कर का अगर हमने प्रोडक्शन किया, इसके प्रोडक्शन करने में हमको 30 रुपीज की कॉस्ट लगी है ना, मार्केट में इसको सेल किए तो जीएसटी लगा, प्रॉफिट ऐड हुआ, सारी चीजें हुई और मार्केट में ये 45 रुपीज में इसको हमने सेल कर दिया। अब अगर मान लीजिए कुछ टाइम के बाद में इसके प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए, जहाँ 30 रुपीज लग रहा था वहां 35 या 40 रुपीज लग जाए, तो क्या तब भी ये मार्कर मार्केट में 45 में ही बेचा जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बस समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज हुई वैसे ही मार्केट में जब ये गया तो ये 50 रुपए का हो गया, रेट बढ़े, 40 से 50 गया, 55 गया, रेट इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर रेट इंक्रीज हो रहे हैं, इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन आया किस वजह से, कॉस्टिंग की वजह से ना। तो अगर कभी भी गुड्स और सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर कभी भी गुड्स और सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वहां पर क्या बोल दिया जाएगा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। किसकी वजह से होगा, अगर कॉस्ट की वजह से, लागत की वजह से। बात समझ में आ रही है, क्लियर है नहीं यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है, ये दोनों क्लियर है, डिमांड इंक्रीमेंट और कॉस्ट में के प्राइस में इंक्रीमेंट, ये कॉस्टिंग इंक्रीज होगी तो रेट बढ़ जाएंगे। थर्ड टाइप है इसका स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक मुद्रास्फीति। कुछ आइडिया, कोई आइडिया क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या हो सकता है कि सर डिमांड जो है वो हो गई है, कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो गई है, इसलिए इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इनके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं। हाँ जी बोलिए सर। लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट मींस कि सप्लाई कम हो गई है ना, ठीक है। सप्लाई कम होने के पीछे अगर नेचुरली ये हो रहा है तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, अगर नेचुरली हो रहा है ना। लेकिन अगर मैन मेड हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है, तो फिर कैटेगरी चेंज होगी। बस यानी कैसे कैटेगरी चेंज होगी, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो वो है प्याज। कल मैंने एग्जांपल दिया था क्या कि प्याज के रेट किसी ईयर में 10 रुपए भी रहते हैं और प्याज के रेट किसी ईयर में 100 रुपीज भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको किसानों से सस्ते रेट में खरीद कर और व्यापारियों ने उसको स्टोर कर लिया और मार्केट तक वो प्याज पहुंची ही नहीं। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, स्टोरेज हो जाए, और स्टोरेज के कारण उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाए। सर ने जो केस बोला था बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने ये बोला कि अगर नेचुरली ऐसा हो रहा है, अगर प्राकृतिक तौर पर ऐसा हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल तौर पर जानबूझकर सप्लाई को अगर कम किया गया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, जानबूझकर आर्टिफिशियल डिमांड इंक्रीमेंट है ना। अगर आप सप्लाई कम कर देंगे तो वहां पर अपने आप डिमांड कम हो जाएगी ना। तो आपने जानबूझकर डिमांड में इंक्रीमेंट किया है, डिमांड में इंक्रीमेंट नेचुरली नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब कहलाएगा जब नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से लोगों के पास लिक्विडिटी है, लोगों की एक्चुअल डिमांड है, तब डिमांड इंक्रीमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैटेगरी की बात करें और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सप्लाई को कम करके जानबूझकर ब्लैक मार्केटिंग करके आपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचने ही नहीं दिया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। अब उन्हीं लिमिटेड प्रोडक्ट की डिमांड हर कोई कर रहा है तो डिमांड बढ़ी, यहाँ क्या हो गया,
रेट बढ़ गए। तो रेट क्यों बढ़े? क्योंकि डिमांड बढ़ी, लेकिन ये डिमांड प्राकृतिक तौर पर नहीं बढ़ी, ये डिमांड आर्टिफिशियल इंक्रीमेंट के फॉर्म में है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि क्यों, अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल में अगर स्टोरेज के कारण रेट बढ़ते हैं तो वहां हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अगर ब्लैक मार्केटिंग के कारण रेट बढ़े या लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी के कारण रेट बढ़े तो वहां हम क्या बोल देंगे कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति है या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर है? दूसरा केस इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन या वितरण। जैसे मान लीजिए कि आप जहां पर कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, क्या उसी जगह पर उनका कंजम्पशन भी हो जाता है प्रोडक्ट का? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मार्कर का, मैंने ये बोला कि इसका प्रोडक्शन हुआ, तो क्या मार्कर का प्रोडक्शन एमपी में ही हुआ और एमपी में ही कंजम्पशन हो गया हर टाइम, या हमेशा ऐसा ही पॉसिबल है? नहीं। तो होता ये है कि आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन कहीं और भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कराकर उसकी सप्लाई कहीं और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मंडीदीप में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और भोपाल में उसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, मतलब मंडीदीप से भोपाल इतना ही है, लेकिन जब डीजल के रेट बढ़ते हैं और कम होते हैं उसके उसके हिसाब से, उसके अनुसार आपका जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर डीजल पेट्रोलियम के रेट में इंक्रीमेंट के कारण आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, तो वो अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा क्या, ओवरऑल प्रोडक्ट के प्राइस में वो ऐड होगा ना। और जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन उतना ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, मंडीदीप में प्रोडक्शन करके, आपने क्या किया, मंडीदीप में प्रोडक्शन करके और भोपाल में उसकी सप्लाई की, ठीक है। डीजल के रेट मान लेते हैं 80 रुपीज थे, 80 रुपीज डीजल के रेट होने के कारण यहाँ पर 70,000 के रेट से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, जिसके कारण से जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपीज हो गई फॉर एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि डीजल के रेट जो है वो 100 रुपीज है, तो क्या अभी भी 70,000 ही लगेगा? मान लीजिए 80,000 लग रहा है, ये 10,000 एक्स्ट्रा जो इसमें आपने खर्च किए हैं ये गया कहाँ? तो क्या अभी भी 100 रहेगा क्या? ये 120 हो जाएगा। तो 20 रुपीज का इंक्रीमेंट है, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट को ही तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए, स्टोरेज की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पर हम बोल देते हैं कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, वहां हम बोल देते हैं कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट? तो मेनली आप रीजन की अगर बात करें, कॉजेस की अगर बात करेंगे, तो किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीमेंट होने के पीछे तीन ही रीजन होते हैं, या तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, या फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है? कोई ऐसा रीजन आपको पता है क्या कि जिसको आपको लगता है कि सर ये इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है? कोई भी ऐसा रीजन कि आपको लगता हो कि सर इस वजह से भी प्रोडक्ट के रेट जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं? क्या होगा? मतलब इतना सन्नाटा नहीं पता, कोई लोड नहीं है भाई। चलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा कि रीजन जो है या कॉजेज जो है वो तीन ही हो सकते हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आप कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक? आगे चले, आगे चले। अब बात ये आती है कि सर अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है तो क्या वो अच्छा है? सर किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो क्या वो बुरा है? कौन करने को कर सकते हैं? 2 to 3%। ओके। और
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगातार होना चाहिए, मतलब ठीक है। किस लिमिट में? 2 से 6 के बीच, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी ने, उर्जित पटेल कमेटी ने इंडिया की या इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैरामीटर दिया, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 2% एंड 6% के रेट से इन्फ्लेशन जो है वो सही है। बात समझ में आ रही है? ऐसी चीजें। तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर क्या किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है या कम है तो क्या वो अच्छा है या बुरा है? क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए या इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। क्यों? हम अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंट्री में लोगों के पास में पैसा है और वो कंजम्पशन नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। एक लिमिट में एक पैरामीटर जो दिया गया है उसके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन चलेगा तो चीजें सही तरीके से चलेंगी, इकोनॉमी सही तरीके से चलेगी। अगर उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो सर्वाइवल इशू हो। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम डाउन साइड जाएगा और डिफ्लेशन की कैटेगरी होगी तो वहां पर जीडीपी पर और इकोनॉमी पर असर जो है वो बुरा देखने पर मिलेगा। हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आता है तो उस कंट्री में इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, प्रभाव क्या पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो रूम है ये एक कंट्री, इस कंट्री में अगर मान लीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, तो सबसे पहला असर क्या पड़ेगा कि इस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल रुपया ही मान लीजिए, तो इस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उस डोमेस्टिक करेंसी की परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी। उस करेंसी, उस मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता जो है वो धीरे 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 डाउन होने लगेगी। क्यों, क्या मतलब है क्रय शक्ति क्षमता का, परचेजिंग पावर का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री। वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री तो वैल्यू है मैम। परचेजिंग पावर एंड वैल्यू में फर्क होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 500 का नोट है, ठीक है। उस 500 या 100 रुपीज का नोट है, उस 100 रुपीज को लेकर आप मार्केट में जाते हैं और उससे 5 यूनिट प्रोडक्ट जो है उनका कंजम्पशन कर पाते हैं, ठीक। अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए, आप वापस से वही प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, 100 रुपीज लेकर ही जाते हैं। अब आप 4 यूनिट का ही कंजम्पशन कर पाते हैं। पहले जो प्रोडक्ट 20 रुपीज का था वो प्रोडक्ट 25 रुपीज का हो गया। तो आपके 100 रुपए की वैल्यू जो है, जो मैम ने बोला, आपके 100 रुपए की वैल्यू हमेशा 100 रुपए ही रहेगी। वो 100 से 200 और 50 नहीं हो सकती। तो वैल्यू तो उसकी जो फेस वैल्यू है ना वो हमेशा उतनी ही रहेगी जितना उस पर मेंशन है। तो 100 रुपीज की वैल्यू 100 ही रहेगी। फर्क किस में पड़ेगा, फ्लक्चुएशन किस में आएगा, उस 100 रुपीज के परचेजिंग पावर में। इट मीन्स कि उसकी खरीदने की जो क्षमता है वो कभी इंक्रीज हो जाएगी, खरीदने की क्षमता कभी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो। तो किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो उस कंट्री की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। उस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि हमारे पास जो 100 रुपीज था, पहले हम 5 यूनिट का कंजम्पशन कर पा रहे थे, अब उसी 100 रुपीज से हम 4 यूनिट का कंजम्पशन कर पा रहे हैं। 1 यूनिट कम हो गया तो उसकी खरीदने की क्षमता कम हुई, इसीलिए तो 4 ही यूनिट मिला ना, बस वैल्यू कम नहीं हुई। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला असर पड़ता है किसी भी कंट्री में कि उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आएगा तो उस कंट्री में जो पब्लिक होगी, जो लोग होंगे, उनके बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उनके सेविंग पर अपोजिट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप सब जॉब करते हैं,
कल जिनको जिनको रोजगार मिला था आज उनको नहीं देंगे। मान लीजिए आप लोग सभी लोग जॉब करते हैं, आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। इस 1 लाख रुपए में से आप रूम का रेंट देते हैं, इस 1 लाख रुपए में से ही आप खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, इसी में से आप शॉपिंग करते हैं, इसी में से एक हिस्सा, एक अमाउंट को आप बैंक में डिपॉजिट करके सेविंग के फॉर्म में रखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपए खर्च कर दिए और 40,000 पर मंथ आप क्या कर रहे हो, सेविंग कर पा रहे हो। अब अगर मान लीजिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, जब इन्फ्लेशन आया तो आपका कंजम्पशन क्या हो गया, महंगा हो गया ना, आपका उपभोग क्या हो गया, महंगा हो गया। आपके नीड को फुलफिल करने के लिए जहां 60,000 का एक्सपेंडिचर हो रहा था, अब वहां 65,000 का एक्सपेंडिचर हो गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो 40,000 की जगह 35,000 ही बैंक में जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर इन्फ्लेशन आएगा तो धीरे धीरे आपका जो बचत होगा, जो सेविंग होगी, वो क्या हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम है, तो जो पहले बचत किए हैं वहां से चीजें निकलना चालू होंगी। तो अगर किसी भी देश में मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है तो उस देश में लोगों के बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या सेविंग पर अपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? इन्फ्लेशन का असर अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा तो उसका असर मेनली सबसे ज्यादा सोसाइटी के लोअर क्लास पर पड़ता है, क्योंकि अपर क्लास को फर्क नहीं पड़ता कि इन्फ्लेशन 10% से है कि 12% से है कि 2% से है। बात समझ में आ रही है? कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपर क्लास को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास जो है वो पिसेगा, ठीक है। फर्क कहाँ पड़ेगा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, लोअर क्लास पर। मिडिल क्लास की इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में सेविंग होती है और वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन लोअर क्लास जो है वो आज कमाएगा आज खाएगा, वैसी स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक रिक्शा पुलर है ना, रिक्शा चालक है, तो रिक्शा चालक जो है वो ऐसा थोड़ी कि उसके पास आगे आने वाले 6 महीने के लिए बैंक में सेविंग डिपॉजिट है तो वो उसी में से आगे खर्च करेगा, इन्फ्लेशन कितना भी होता रहे। उसकी हालत तो ये है ना कि वो जितना आज कमा रहा है उसी में से वो अपने दैनिक जीवन का उपभोग जो है वो सुनिश्चित कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि एक रिक्शा चालक है, वो दिन में 300 रुपीज कमाता है पूरे दिन मेहनत करके, और शाम को वो अपने 4-5 सदस्यों के एक परिवार का जीवन यापन के लिए उसी 300 में से चावल, गेहूं, आटा, जो कुछ भी है वो घर लेकर जाता है। अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन आता है तो वो प्रोडक्ट जो वो लेकर जा रहा है उसके प्राइस में इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब इन्फ्लेशन आता है ना तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर जगह तुरंत नहीं पड़ता है। महंगाई तुरंत आपको दिखेगी लेकिन आपके इनकम पर इन्फ्लेशन का रेट तुरंत नहीं दिखेगा। तो इनकम तो 300 ही हो रही है लेकिन एक्सपेंडिचर 350 का हो गया। बात समझ में आ रही है? 50 रुपीज है नहीं, लोन मिलेगा नहीं इतना, तो क्या करेंगे, कंजम्पशन को। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, यहाँ आपकी लाइफ जो है वो आप सर्वाइवल इशू हो रहा है। तो जब भी किसी भी देश में इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनेगी, वहां पर समस्या ये आएगी कि सोसाइटी का जो लोअर क्लास है उस लोअर क्लास पर क्या असर पड़ेगा कि उसका कंजम्पशन कम होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ऐसा क्यों? एक एक कर, क्यों? लोन की डिमांड ज्यादा हो जाती है, और ठीक है, और निकालने लग सकते, ठीक है, और वेरी गुड, वेरी गुड। जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है ना तो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक जो होती है वो एक पॉलिसी बनाती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ये रूम जो है ये कंट्री है, यहाँ इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में मनी का फ्लो एकदम से इंक्रीज कर दिया है, तो मार्केट में मनी के फ्लो को अगर इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, लोगों के पास और पैसा जाएगा, डिमांड और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी के लिए खतरा। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई रेगुलेशन करती है। आरबीआई रेगुलेशन करती है कहाँ पर, बैंक में। वो क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी उसने भी पढ़ा हुआ है। वो ये बोलती है कि अगर हम बैंक को महंगा लोन देते हैं
तो वो आगे कस्टमर को महंगा लोन देगी। तो आरबीआई तुरंत क्या करती है, अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अपने बैंक रेट, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं उनमें से कुछ टूल्स में वो इंक्रीमेंट करती है। आप सुनते हैं ना, जैसे कोविड के टाइम पे या उसके बाद अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर आप सुनते हैं कि आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेपो रेट में 20 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट का क्या किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया। अभी कुछ टाइम पहले ही रेपो रेट में 25 को बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है और वो इंक्रीमेंट का असर क्या पड़ रहा है कि बैंक को आरबीआई से मिलने वाला लोन महंगा हो गया, तो बैंक कस्टमर को जो लोन दे रही है वो महंगा दे रही है। ये कुछ वैसा है कि मैंने सर को 100 रुपीज दिए, मैंने बोला कि मैं आपसे 10% के रेट से आपसे इंटरेस्ट लूंगा। इन्होंने बिजनेस करने के लिए लिया, इन्होंने सर को 100 रुपीज दिए, इनसे बोला कि मैं आपसे 20% के रेट से इंटरेस्ट लूंगा। अब अगली बार मैंने बोला कि ये 100 रुपए मैं आपसे 5% लूंगा, ये बोलेंगे मैं 10% से लूंगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगा, जो बैंक और आरबीआई के बीच में रेट होंगे, वही रेट डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या रेट हो, उसी के रेशियो से चीजें बढ़ेंगी और डाउन होंगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि बैंक जो है, जब भी इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन के आने से मार्केट में मनी के फ्लो को रोकने के लिए आरबीआई अपने मॉनेटरी टूल्स में इंक्रीमेंट करेगी, जिसका असर बैंक कस्टमर को देने वाले लोन पर दिखाएगा। तो कस्टमर को मिलने वाला जो लोन है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और कस्टमर को मिलने वाला जब लोन महंगा हुआ तो लोगों की लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी ना। लेकिन कुछ डिमांड ऐसी भी होती हैं जो, जैसे इन्वेस्टर है, जैसे जो कंपनी चला रहे हैं, उनको तो प्रोडक्शन करना है ना, वो तो मार्केट से डिमांड करेंगे, वो तो बैंक से फाइनेंस कराएंगे ना, वहां से, क्योंकि कैपिटल तो उनको भी रिक्वायर्ड है। कोई भी इंडस्ट्री है तो वो बिना कैपिटल के प्रोडक्शन और बिना कैपिटल के अपनी इंडस्ट्री को सही तरीके से थोड़ी चला पाएगी। तो इन्फ्लेशन के भी केस में वो क्या करेगी, बैंक से लोन लेगी। अब बैंक से जब लोन लिया है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, महंगा लोन मिला है, महंगा लोन मिलने से क्या हुआ है, उसी पैसे से तो वो कॉस्टिंग लग करेगी ना, उसी पैसे से तो प्रोडक्शन करेगी, उसका तो कॉस्टिंग पहले इंक्रीज हो गया। तो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट हाई है, लोन लिया है इन्वेस्टर ने, वहां से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, तो प्रोडक्ट के प्राइस और इंक्रीज हो रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ से महंगे लोन को लेकर अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अगर इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्शन का पार्ट बनाया जाएगा, तो वो जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इन्फ्लेशन चल रहा है, फिर इसको रेगुलेट करने के लिए तो फिर क्या है कि चीजें नॉर्मल, तो मॉनेटरी पॉलिसी में रेगुलेशन पढ़ेंगे, अभी हम इम्पैक्ट की बात करें। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आएगा तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, क्लियर है? इस तरीके के कुछ इम्पैक्ट, इस तरीके के कुछ प्रभाव जो है वो किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन के आने के कारण पड़ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलें, इतना नोट डाउन कर लें फिर आगे चलें। चलो, समझ में आ रही चीजें थोड़ी बहुत? इसको ऑन कर, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन लिखाऊं क्या मैं आपको, लिखवा दें? लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट कुछ चीजों के आप सिर्फ नाम लिख लीजिए और कुछ चीजों के डिटेल लिख लीजिए। हिंदी वाले यहाँ से लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में वाले यहाँ से लिखेंगे, हिंदी में डिक्टेट करना होगा। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स शब्द
इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द इकोनोमिया से लिया गया है। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द इकोनोमिया से लिया गया है। इकोनोमिया से लिया गया है। जो दो अन्य ग्रीक भाषा के शब्द, जो हिंदी मीडियम है, जो अन्य दो ग्रीक भाषा के शब्द इकोस एवं नोमोस का सम्मिलित रूप है। ग्रीक भाषा के शब्द इकोस एवं नोमोस का सम्मिलित रूप है। जहां इकोस का आशय जहां इकोस का आशय परिवार तथा नोमोस का आशय प्रबंधन से है। इन शाब्दिक अर्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन शाब्दिक अर्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विषय है जो परिवार के प्रबंधन का अध्ययन करता है। जो परिवार के प्रबंधन का अध्ययन करता है। पैराग्राफ चेंज करो। हालांकि अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं अधिक है। हालांकि अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह एक विषय है जो उत्पादन, उपभोग एवं वितरण जैसे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो उत्पादन, उपभोग एवं वितरण जैसे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। पैराग्राफ चेंज करें। अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि, बोर्ड पे देखिए। और मैक्रो को कहते हैं समष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।
व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का यह वर्गीकरण, ये हो गया आप लोगों का सबका। अर्थशास्त्र का यह वर्गीकरण नॉर्वे के अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र का यह वर्गीकरण नॉर्वे के अर्थशास्त्री रगनार फ्रिस के द्वारा किया गया था, रगनार फ्रिस के द्वारा किया गया था, जिन्हें, ईयर लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले भी, जिन्हें वर्ष 1969 में, जिन्हें वर्ष 1969 में हॉलैंड के अर्थशास्त्री, वर्ष 1969 में हॉलैंड के अर्थशास्त्री जैन टिम्बरजन के साथ, बोर्ड पे नाम लिखा है यहाँ देखो, जैन टिम्बरजन के साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक सेकंड डालिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। हेडिंग डालेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। ये हो गया आप लोगों का। हो गया, चेंज कर। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें लिखिएगा व्यष्टि एक, माइक्रो एक ग्रीक शब्द है, माइक्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म, जिसका अर्थ है सूक्ष्म, सूक्ष्म छोटा, तथा मैक्रो, तथा मैक्रो से आशय बृहद से है, तथा मैक्रो से आशय बृहद से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन करता है जिनसे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, जिनसे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है
उदाहरण स्वरूप परिवार, मांग एवं आपूर्ति इत्यादि। अर्थात एक परिवार, औद्योगिक इकाई, अर्थात एक परिवार, औद्योगिक इकाई इत्यादि के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, इत्यादि के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार स्वरूप है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार स्वरूप है। कोई भी इकोनॉमिक्स होगी, चाहे वो मैक्रो हो या दूसरी हो ना, उसके लिए बेस का काम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही करेगा। बस समझ आ रही है? मतलब आप ऐसा समझ लो कि इकोनॉमिक्स का बेस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करेंगे। दूसरी ओर, दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के, दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलुओं का अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलुओं का अध्ययन करता है। व्यापक पहलुओं का अध्ययन करता है। यहाँ मांग एवं आपूर्ति राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाती है। यहाँ मांग एवं आपूर्ति राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाती है। उदाहरण स्वरूप लार्ज एस्पेक्ट्स क्या होंगे? जैसे मैंने कल आपको बताया था, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन। ठीक है। उदाहरण स्वरूप मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि। बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। आगे जो इकोनॉमी का टाइप है ना, उसमें आपने क्या वो फ्लो चार्ट बनाया था कल जो हम डिस्कस कर रहे थे? बनाया था। उसमें रिसोर्सेस किसके पास में है, क्या है, वो सारी चीजें आपने मेंशन की थी। स्टोरी लिखने की उसमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम छोड़ेंगे। सारे सारे इकोनॉमी के टाइप आपने वहाँ मेंशन कर लिए। कैपिटलिस्ट कर लिया था कि रिसोर्स किसके पास में रहेंगे, प्राइवेट के पास में। कैपिटलिस्ट में नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा, किस टाइप की पॉलिसी देखने को मिलती है। वेरी गुड। हैंड्स ऑफ पॉलिसी, हिंदी में इसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, हैंड्स ऑफ पॉलिसी लिखे थे या बोर्ड पे देख लीजिए। हैंड्स ऑफ पॉलिसी या इसी को बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, सेकंड टाइप देखेंगे तो वहां पर आपको ये दिखे रिसोर्स जो है वो किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। और थर्ड कॉम्बिनेशन होगा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके बाद आपने ओपन इकोनॉमी देखा था, ट्रेड एग्जीक्यूशन हो रहा है वहां पर।
व्यापार संचालित हो रहा है। दूसरा बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी देखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तीसरा अपने पैरेलल इकोनॉमी देखा था, इसको ग्रे इकोनॉमी भी कहते हैं, और इसमें मेंशन कर लीजिएगा बेस्ड ऑन ब्लैक मनी, काले धन पर आश्रित अर्थव्यवस्था, काले धन पर आश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हमने दो और टाइप की इकोनॉमी डिस्कस किया था। बिफोर 1947 इंडिया में किस टाइप की इकोनॉमी देखने को मिल रही थी, तो कॉलोनियल और कॉम्प्लीमेंट्री, उपनिवेशिक और पूरक अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही थी, जहां पर हमने ये देखा था कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी कोई दूसरी कंट्री रेगुलेट करने लगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी का रेगुलेशन जरूरी नहीं है। अगर आपके कंट्री में प्रोडक्शन, अगर आपके कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन, इन तीनों का या इन तीनों में से कुछ भी एक कोई दूसरी कंट्री रेगुलेट कर रही है, उसका मतलब है कि आपके कंट्री की इकोनॉमी पर रेगुलेशन। बात समझ में आ रही है? तो कंट्री की इकोनॉमी पर रेगुलेशन है, मतलब कि प्रोडक्शन पर रेगुलेशन हो गया था ना। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ के फार्मर्स को फोर्सफुली बोला जा रहा था कि आप क्या करिए, आप नील का प्रोडक्शन करिए, आप ओपियम का प्रोडक्शन करिए, आप कॉटन का प्रोडक्शन करिए। इट मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करिए जिनका कमर्शियल यूज किसके लिए हो, रिटेन के लिए। फोर्सफुली प्रोडक्शन पर रेगुलेशन ना, तो हमारे प्रोडक्शन पर रेगुलेशन का मतलब हमारी इकोनॉमी पर रेगुलेशन। कॉलोनियल में आपके इकोनॉमी पर रेगुलेशन, और कॉम्प्लीमेंट्री में रॉ मटेरियल कंट्री के बाहर मैन्युफैक्चर्ड किया और उसको लाकर, तो अगर किसी कंट्री को एज अ मार्केट ट्रीट करें फोर्सफुली। अभी आपके दिमाग में इसको देख के ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा कि सर आज भी तो ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर रॉ मटेरियल कंट्री के बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ कंट्री हमसे उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके उसको मैन्युफैक्चर्ड करती हैं, और मैन्युफैक्चर्ड करने के बाद में वही प्रोडक्ट लाकर इंडिया में वापस बेच देती हैं। तो क्या आज हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? वेरी गुड। तो कॉलोनियल और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए फोर्सफुली ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। आज जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रेड के फॉर्म में हो रहा है, वो व्यापार के फॉर्म में हो रहा है। हम ट्रेड कर रहे हैं ना, फोर्सफुली थोड़ी हो रहा है कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, ये आप हमको ये बेचिए ही, ऐसा नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के फॉर्म में ट्रांजेक्शन हो, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये ओपन इकोनॉमी। क्लियर है? एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया इन्फ्लेशन, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, और कल ही मैं आपको नोट डाउन करा दूँ, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछें। पूछ लिया करिए बीच बीच में, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा, ठीक है सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।